नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं दीप बाफिला। बात सबसे पहले उपचुनाव के रण की सीधे आपको ले चलते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। संबोधित कर रहे हैं वो मीडिया को, सुनिए। 18 साल के बच्चों के लिए कह दिया कि नहीं है, तो वो यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए का फैसला किया गया कि हम देंगे। बाद में वो फैसला हो गया, एक अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कोरोना काल में जो चीज़ हो सकती थी बेहतर से बेहतर हमारी सरकार ने की और उससे जनजीवन को सामान्य बनाया, लोगों की जानें बचाई। और राजस्थान इसमें जो मृत्यु दर थी उसमें सबसे कम रहा, रिकवरी रेट सबसे अच्छी रही। तो यही कारण है कि आज हमारी सरकार की कोई एंटी कमेंसी कहीं भी नहीं। पेंशन की जो योजना थी उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। दूसरे तमाम आप देखिए, इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आप 5,000 की आबादी पे 1200 खुलेंगी, 450 के लगभग खुल गई। पहले 201 स्कूलें रन कर रही हैं। 75,000 बच्चों ने 201 स्कूलों में एडमिशन लिया है, जिनके 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की जो फीस देते थे वो अभिभावकों की वो फीस बचने का काम हुआ है। पहले बजट में 1200 से ज़्यादा स्कूलें के क्रमोन्नत करना, 1580 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी किसी भी समय में, चाहे कोई सा भी राज हो, उसमें नहीं हुई, लेकिन हमारी सरकार के समय में बेहतर हुई हैं। मैं समझता हूँ ऐसी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और किसान के लिए जो कृषि कनेक्शन है उसमें 12,000 रुपये किए इन्होंने भी थे। 800 साढ़े 800 रुपये महीने के किए थे, लेकिन बजटरी प्रावधान नहीं होने से वो 4-6 महीने तो पैसे मिले, उसके बाद में चुनाव आ गए और वो योजना खत्म हो गई। लेकिन पहली बार 12,000 रुपये हर किसान को मिलेंगे और वो पैसा भी अगर आपका बिल कम आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी 12 महीने में आप 12,000 रुपये कभी भी उस बिल को खर्च कर सकते हैं। 10 HP तक का जो कृषि का कनेक्शन था वो एक तरीके से फ्री हो गया है। ये इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने लागू की है, किसानों के हित के लिए की है। तो निश्चित रूप से अभी जो 6-8 महीने 10 महीने का जो समय गुजरा इस उपचुनाव में, स्कूलें क्रमोन्नति को ले लीजिए, रोड सैंक्शन को ले लीजिए, दूसरे काम को ले लीजिए, कोरोना काल के बावजूद भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। और दूसरी तरफ आप देखिए, केंद्र में मोदी सरकार जो पहले 5 साल का हिसाब नहीं दिया और सेना के शौर्य के पीछे छुप करके दोबारा वार करके दोबारा सरकार में आ गई, इस 2.5 साल में कोई हिसाब नहीं। कभी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कभी ये बताने को तैयार नहीं कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, कभी ये बताने को कभी मीडिया के सामने नहीं आती कि GST की जो प्रॉब्लम से व्यापारी परेशान है उसके लिए आप क्या कर रहे हो। कभी भी मीडिया के सामने आके देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में कहा था कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाएगी तो देश के किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज वो प्रधानमंत्री जो ही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता वो मना कर दिया। और जो स्थितियां आज देश में बनी हुई हैं, कोई भी भाजपा का नेता मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ बोल नहीं सकता है। 25 में से 25 सांसद यहाँ लोगों ने दिए बीजेपी के, लेकिन एक भी सांसद जाकर के मोदी जी और अमित शाह से ये नहीं पूछ सकता कि आपने हमारा MP कोटा भी खत्म कर दिया और हमारे स्टेट को पानी के मामले में विशेष दर्जा क्यों नहीं दिया। पिछड़ा इलाका है, पानी की समस्याएं हैं। 90-10 का रेशो होता था जब UPA सरकार होती थी, तो 90% केंद्र देता था और 10% UPA स्टेट गवर्नमेंट देती थी। आज पानी के मामले में गजेंद्र सिंह जी यहाँ के मंत्री होते हुए भी 50-50 का रेशो है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चाहिए पानी के अंदर कि जब सोर्स नहीं होगा तो वो घर तक कैसे नल कैसे पहुँचेगी, जब तक पानी का सोर्स होना चाहिए। तो ऐसे में 90-10 का रेशो होना चाहिए था, या जो GDP का 6% कम से कम पानी के लिए या अलग से एजुकेशन के लिए होना चाहिए, वो काम भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र की सरकार केवल और केवल झूठे जुमले देने का काम कर रही है, थोथे भाषण देने का काम कर रही है और ऐसे नाम बनाने के लिए काम कर रही है। सेंट्रल विस्टा बनाएंगे, 20,000 करोड़ लगेगा, नई लोकसभा बनेगी, नया प्रधानमंत्री का घर बनेगा। एक की भाई साहब मोदी जी के समय में हुआ। आज जैसे यहाँ अहमदाबाद में कहाँ वो रखा है, एक स्टेडियम का नाम रखा है, जीते जी इन स्टेडियम का नाम रख लिया, नाम चेंज करके। मैं समझता हूँ इस तरीके के काम कर रही है। एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए 1986 में, 1986 में जो राजीव गांधी जी की एजुकेशन पॉलिसी थी वही एजुकेशन पॉलिसी है। और किसी भी एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप दूसरी लेकर के आते हो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक फूटी कौड़ी केंद्र की सरकार के द्वारा हमें नहीं दी जा रही है, किसी भी स्टेट को नहीं दी जा रही है। केवल
केवल और केवल राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आप देखिए 2 करोड़ की ज़मीन 1 घंटे में 18 करोड़ की ज़मीन हो जाती है और ये घपला चंदे में धंधा भी होने लग गया। तो केवल और केवल बात करते हैं। जब नोटबंदी लाए थे तो कि साहब आतंकवाद समाप्त कर दूंगा। आज से 10 दिन पहले ही 5 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उससे पहले 40 जवान हमारे शहीद आतंकवादियों की गोलियों के शिकार बने थे। तो कहाँ तो आतंकवाद समाप्त हो गया, भ्रष्टाचार अब चरम के ऊपर है केंद्र की सरकार में। आप देखिए कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो है करेंसी की बात करते थे, मुद्रा की बात करते थे कि नकली नोट पकड़ लेंगे, पहले 500 के होते थे, अब तो 2000 के होने लग गए। आसान हो गया और इस फेक करेंसी वालों के लिए तो और ज़्यादा हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था एक तरीके से चौपट हो गई उनके इस अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण से। एक तरीके से ये घोटाला था, बहुत बड़ा घोटाला था। जब समय आएगा निकलेंगे। वही देश के प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि लोकपाल के दायरे में देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, आज पीएम केयर फंड भी उनके किसी के दायरे में नहीं है। आप और हम कोई आरटीआई लगा करके पीएम केयर फंड में कैसे पैसा आया, कहां से आया, जितनी देश की नामी गिरामी जो कंपनियां हैं या विदेश की जो कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं, उनको उनका जो CSR है वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री उसमें केयर फंड में ले लिया गया। न उसकी ऑडिट होगी, न उसका टेंडर प्रक्रिया होगी, न उसके ऊपर किसी तरह का एक्ट का प्रावधान नहीं लगेगा। मर्जी है जहां लगाएंगे। आज देश के अंदर किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, करोड़ों करोड़ों रुपए के आज बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं। तो ये कहाँ से कोई कुआं खोद के थोड़ी पैसे मिले इनको। ये भ्रष्टाचार ही तो है और क्या है। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर किस तरीके से 20 करोड़ की रिश्वत का जो मामला आया, कोर्ट में चल रहा है। मैं समझता हूँ पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये सब क्या है, ये एक संयोजित संगठित रूप से RSS के लोगों के द्वारा और जो बीजेपी में NDA सरकार में जो बैठे हैं उनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक लूटा जा रहा है देश को। और देश के उद्योगपतियों को, कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा दिया जा रहा है और बाकी को धमका करके पीएम केयर फंड या अन्य के द्वारा पैसा लगा करके इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। इनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। 8 महीने से आप देखिए कि 8 महीने 10 महीने से किसान तड़प रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये 3 काले कानून आपने किसके कहने से लाए, ये तो बता दो। एक किसान संगठन बता दो, एक आप लोकसभा का सांसद बता दो, एक राज्यसभा का सांसद बता दो, एक स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी विधानसभा में कोई रिजोल्यूशन पास हुआ तो आप में से इतने पत्रकार हैं, आपने अगर ये 3 काले कानून आए उससे पहले एक दिन भी किसी से डिमांड अगर आपने सुन करके अपनी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाई हो तो बता दीजिए। ये सब का सब पहले से सुनियोजित था, बंद कमरे में चुनावी फंड के लिए किया गया था और किसान की उपज के ऊपर कब्जा कराने के लिए इनकी एक साजिश थी और उस साजिश को उन्होंने इंजाम दिया और आज किसान उसको भुगत रहे, जिस किसान के वोट से ये लोग बने हुए। तो आप देखिए ना, किसान को से बेरोजगारों की आप बात कर लीजिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार 1 साल में देने की बात थी। आज 14 करोड़ का तो कायदा है हमारा पूछने का। आप बैंक की निकल रही हैं क्या वैकेंसी, आप बता दीजिए। रेलवे सबसे ज़्यादा जो नौकरियां देता था, आज रेलवे नहीं है। आज एयरपोर्ट में, इनमें अथॉरिटी में आप देखिए सारे के सारे जब अडानी को और अंबानी को इनको दे रहे हैं, 7 दे दिए। पहले एक शायद उसका दिया था, मुंबई का दिया था और उसके बाद में अहमदाबाद का दे दिया, वो आसाम का दे दिया, जयपुर का कल परसों दे दिया। आपको पता है कि किस तरीके से लूट चल रही है, संगठित रूप से एक लूट चल रही है और इतना भ्रष्टाचार जम के हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि 70 साल में कभी भी इस तरह की बातें नहीं हुई जिस तरह की बातें हो रही हैं। पैसे की परवाह नहीं और पैसे का दुरुपयोग और कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और कर रहे हैं। आप देखिए सरकार गिराने के लिए चाहे जितने पैसे ले जाओ, सरकारें गिरा दो। चाहे जैसे क्या हुआ, आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी, इसमें महाराष्ट्र में भी करने जा रहे थे लेकिन नहीं हुआ। कैसे गिरी महाराष्ट्र की सरकार, कैसे गिरी आप बताइए, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरी, हमारे यहाँ किस तरह की साजिश हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि मीडिया एक ऐसा वर्ग है जो सबको सब तरीके से देखता है, उसका सही मूल्यांकन करता है और जनता तक, अंतिम छोर तक लोग जो बैठते हैं उन तक पहुंचाता है। तो इसलिए मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान में जो बीजेपी की स्थिति है ये तो बुरा हाल है, लड़खड़ा गए हैं, टूट गए हैं, मतलब एक तरीके से ढंग से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अब गुलाब चंद जी कटारिया वैसे तो होने को तो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मैं फांसी खा के मर जाऊंगा, मेरे कहने से कोई टिकट नहीं मिल रही है। वो MP का पार्टनर है धंधे का, वो टिकट लेकर के आ रहा है।
अरे भाई किस में पार्टनर है ये तो बताओ। कोई अवैध धंधा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ अडानी के पोर्ट के ऊपर ड्रग्स भी पकड़ी गई हैं, तो कहीं ऐसे कोई धंधे तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। इसको भी हमको देखना पड़ेगा। ऐसे लोग किस बात का पार्टनर है जो इतने पैसे वाला हो। और गुलाब चंद कटारिया जैसे सीनियर आदमी, 7 बार का एमएलए, नेता प्रतिपक्ष, उसको एक टिकट के लिए मेवाड़ में नहीं पूछा गया। आप बताइए, जो गौतम लाल मीणा जी स्वर्गवासी हो गए, उनके बेटे 2 बार प्रधान बन गया और उस बीजेपी ने उसको भी टिकट नहीं दी, और उसमें भी कहने नहीं चले। जो वहाँ पर जो पीतलिया को टिकट दिलाना चाह रहे थे ये लोग बाग, पीतलिया को नहीं मिली तो क्या अमित शाह जी रगड़ के रख देंगे, वापस फॉर्म उठा लो। तो वहाँ भी टिकट अपने हिसाब से। गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ चाहते नहीं थे उनकी किरण महेश्वरी जी की लड़की को, वहाँ पर उनको टिकट दी। तो गुलाब चंद कटारिया जी की हैसियत क्या रहेगी इस भारतीय जनता पार्टी में, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। वो किस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों इस बीजेपी में क्या ले रहे हैं। जब 3 टिकटें बटी, तीनों में उनको कोई पूछा नहीं गया, तो आज क्या बोल करके वो जनता के बीच में जाएंगे कि आप वोट दीजिए भाजपा को। अनर्गल बयानबाजी के अलावा इनके पास में कुछ बचा नहीं है। वसुंधरा राजे जी का क्या हाल बना रखा है इन्होंने, आप देखिए। वो भिंडर साहब को टिकट दिलाना चाहती थी, कहाँ है भिंडर साहब। भिंडर साहब निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो या तो वसुंधरा राजे जी से जवाब मांगा जाना चाहिए कि 1 महीने पहले आपने लंच कराया था, डिनर कराया था, और आपका आदमी निर्दलीय क्यों लड़ गया। या फिर उनकी उस दिन टिकट तय हो गई थी तो किस व्यक्ति ने उनकी टिकट कटवाई, और ये नया खिलाड़ी कहाँ से कैसे मैनेज होकर के आया, कैसे कहाँ से आया। लोग बाग जो बातें कर रहे हैं कि साहब बहुत पैसे वाला है,